नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम लोग करने वाले हैं अपना न्यू एनसीईआरटी का साइंस की न्यू एनसीईआरटी जो है क्लास 6 की, उसका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग। ठीक, चैप्टर नंबर 3 है हमारा और क्लास 6 का है, साइंस का है, न्यू एनसीईआरटी का है। इतना अगर आपको पता चल गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। फूड इन डिफरेंट रीजन, पहला टॉपिक यही है हमारा। तो भैया देखो, भारत जो है ना ये बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे अलग अलग राज्य हैं। तो इतने सारे राज्य हैं तो हर राज्य में जमीनें और सॉइल की क्वालिटी और उनका क्लाइमेट वो सब कुछ अलग है। अब सॉइल की क्वालिटी और क्लाइमेट की वजह से क्या होता है कि उनका जो खाना होता है वो भी अलग होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। समझ आया? तो जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे अलग अलग स्टेट्स में जो ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं किसी भी स्टेट का, यूजुअली वो बेस्ड होते हैं क्रॉप ग्रोन। ठीक है, जितनी तरह की क्रॉप्स वहां पे उगाई जाती हैं इन दैट स्टेट। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री जिसके पास डाइवर्स सॉइल है ना, अलग अलग तरीके की मिट्टी है और अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है। ठीक है, जलवायु जो है वो भी अलग अलग है। अब जब जलवायु और सॉइल अलग है तो अलग अलग तरीके की क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं इन द डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेट कंडीशन। तो जिस जैसी सॉइल है जैसी क्लाइमेट है उसके हिसाब से अलग अलग तरीके की सॉइल वहाँ पे उगाई जाती हैं। जो चॉइस होती है फूड की, है ना, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो अलग अलग तरीके से जो खाने की चॉइसेस हैं वो भी बदलती हैं, मिट्टी की वजह से, जलवायु की वजह से। जो वहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं वो भी बदलती हैं। आगे अगर बात करेंगे तो बात करना है कि ये कुकिंग प्रैक्टिसेस, चलो खाना तो बदलता है, खाने बदलने के तरीके में भी बदलाव आया है। खाने तरीके, जो खाने बनाने का तरीका होता है, जो कुकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको हम एक और नाम देते हैं जिनका नाम है क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। इनको क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। टर्म याद रखिएगा, व्हाट आर क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस? द प्रोसेस कुकिंग प्रैक्टिसेस, द कुकिंग प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो नोन एज क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। खाना बनाने का जो तरीका होता है उसको हम क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस बोलते हैं। अब ट्रेडिशनल खाना बनाने के तरीके में और मॉडर्न खाना बनाने के तरीके में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। पहले आप अगर याद हो तो गाँव में चूल्हे पे खाना बनता था। अब चूल्हे पे खाना बनाने में ना मॉडर्न लोगों की हालत खराब हो जाएगी। हम लोग की फैमिली में गाँव में अगर याद हो तो पहले गाँव में सब क्या होता है, मिलजुल के रहते हैं, बहुत बड़ी फैमिलीज होती हैं नॉर्मली आपके परिवार में। तो चूल्हे पे 15-20 लोगों का खाना बनाना है और आजकल अगर किसी से खाना बनवा दो ना चूल्हे पे, बता रहा हूँ वहीं लोट-पोट कर जाएँगे, बनाने में हालत खराब हो जाएगी इनकी। आजकल लोगों के शहरों में गैस पे खाने बनाने में, वो भी 4-5 लोगों के खाने बनाने में हालत खराब हो जाती है। ठीक है? तो चूल्हे पे खाने बनाना आसान काम नहीं था। सिलबट्टे पर मसाले पीसना, 20 लोगों के लिए चटनी पीसना आसान काम नहीं था। तो इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आने की वजह से आराम तो मिला है। ठीक है? अब हम क्या हुए हैं कि हमको चाहिए सहूलियत हर चीज़ में। आदमी मेहनत क्यों कर रहा है? आदमी मेहनत कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्टेबिलिटी चाहिए उसको, आराम चाहिए उसको। इसीलिए हम सब दिन ब दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कुछ पैसे, कुछ जुगाड़ हो जाए, थोड़े से अमीर हो जाए, तो परिवार का जो अभी तक की जो दिक्कत है उसको सॉल्व कर पाएँगे। समझ आया? अब ये कुलिनरी प्रैक्टिसेस बदली क्यों हैं? तो भैया देखो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन और बेटर कम्युनिकेशन की वजह से हमारे पास ये डेवलपमेंट पहुँचता रहा है। ठीक है? जब तक चूल्हे नहीं पहुँचे थे, जब तक ये गैस स्टोव गाँव में नहीं पहुँचे थे, तब तक अभी तक कुछ सालों तक चूल्हे पर खाना बनते थे और अभी भी बनते हैं। है ना? ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से चूल्हे गायब हो गए हैं। अभी भी चूल्हे गाँव में बनते हैं और चूल्हे पे का खाने बनते हैं। ठीक है? कुछ लोगों को चूल्हे की रोटियाँ ही पसंद आती हैं। उनका कहना है कि चूल्हे की रोटियाँ ही स्वाद ही अलग देती हैं। तो पर स्वाद से फ़र्क नहीं पड़ता ना, बात ये है कि इंसान का क्या? जो खाना बना रहा है वो इंसान इस चूल्हे पे, उसका क्या? उसकी हेल्थ का क्या? खाँसते-खाँसते उनको पता भी नहीं है कि क्यों खाँस रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन का धुआँ निकल रहा है उसमें काला वाला, वो सूँघ-सूँघ के और गर्मी में उस परेशान, उस हीट में, टेम्परेचर के हाई टेम्परेचर में बैठे-बैठे क्या हालत होती है उनकी, ये उनको पता है ना जो खाना बना रहे हैं। ठीक है? अभी हम गैस पे खाना बनाते हैं और गैस पे भी जब किचन में रहते हो आप तो बंद किचन में कितनी गर्मी बढ़ जाती है, ये आपको अंदाज़ा है अगर आप खाना बनाने की आदत है आपकी तो। ठीक है? तो आराम देना बहुत ज़रूरी है और खाना बनाना है तो खाना बनाना है ना, जान नहीं देना है खाना बनाने में। तो ये आराम जब आपको मिलता है
जब आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, अच्छा डेवलपमेंट होता है आपके यहाँ, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का साधन होता है, तो आपके यहाँ ये चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से बदलाव हुए हैं। अब हमको बात करना है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के ऊपर। अगर आपको याद हो तो ओल्ड एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, उसमें हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ग्लूकोज एक एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट एक प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का हमारे डाइट में। डाइट क्या होता है, तो दिन भर में हम जो भी खाना खाते हैं वो उसको हम डाइट बोलते हैं। ठीक है, तो डाइट में जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सोर्सेस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ये यहीं पे सोर्सेस ही लिखे हुए हैं, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, व्हीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, बना फ्रूट्स जैसे बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, ये सब क्या है, सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। ऐसे ही एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फैट। ठीक है, तो घी हो गए, अलग अलग तरीके के तेल हो गए, इन सब में क्या मिलते हैं हमको, इन सब में मिलता है हमको फैट। फैट जो है वो एक सोर्स है स्टोर्ड एनर्जी का। अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब आप खाना खाते हैं ना तो रेगुलर जो काम चलता है उसको काम करवाने के लिए कार्बोहाइड्रेट होता है। पर अगर आप ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है आपके अंदर, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो होता है फैट। ठीक है, तो फैट के अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो सोर्सेज लिखे हुए हैं, इसमें से पढ़ लीजिएगा। बाकी वॉलनट्स, कोकोनट्स, आलमंड्स, ग्राउंड नट्स, ठीक है, पंपकिन सीड्स, है ना, और सनफ्लावर सीड्स, ये सब एग्जाम्पल हैं फैट्स के। अब क्योंकि देखेंगे आप अगर ध्यान से तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों से हमको मिल रही है एनर्जी भर भर के। तो अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी मिल रही है तो हम इनको नाम देते हैं एनर्जी गिविंग फूड। समझ आया, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, जिस दिन खाने में ये पाए जाते हैं। इसके बाद हमको बात करनी है प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स क्या है, तो प्रोटीन्स भैया जो है हमारे अंदर, ये हमारे ग्रोथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनको अपने लार्जर क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि उनको करवानी होती है अपने मसल्स की ग्रोथ, मसल्स की रिपेयर, उनको काम करने में, उनको दौड़ने में, भागने में। तो मसल सेल्स डैमेज होते हैं, तो उन डैमेज सेल्स को फिर से अच्छा बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए और उनकी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। कहाँ से प्रोटीन मिलता है, तो दोनों से मिलता है, प्लांट से भी, एनिमल से भी, यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर पल्सेस, बीन्स, पीस, नट्स। एनिमल सोर्सेस में बात करेंगे तो मिल्क, पनीर, एग, फिश और मीट। अब प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है ग्रोथ में और रिपेयर में। ठीक है, तो ग्रोथ और रिपेयर के लिए काम आता है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। समझ आया, कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, है ना, जिन खाने में पाया जाता है। और ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग फूड्स हम बोलते हैं जहाँ पे प्रोटीन्स मिलते हैं। अ राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन। जब बच्चों की उम्र बढ़ रही हो तो उनको प्रोटीन चाहिए ही होता है। फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन हमको चाहिए ही चाहिए। ऐसे अगर बताऊँ तो पोलर बियर्स जो होते हैं ना, वो एक्युमुलेट करते हैं खूब ढेर सारा फैट उनकी स्किन में। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की स्लाइड है, पढ़ लीजिएगा इसको। खूब ढेर सारा फैट्स उनको मिलता है। तो जब वो विंटर के सीजन में एक लंबी नींद, ठीक है, जब ऐसे जानवर जो लंबी नींद में चले जाते हैं, ठंडी पर सोते हैं खूब, उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, तो हाइबरनेशन में जब चले जाते हैं अपने, तो उनके अंदर जो खाना अभी तक खूब खा के और जो सरवाइव करने के लिए एनर्जी रखी हुई है, तो वो फैट्स ही होता है जो उनको पूरी ठंडी सरवाइव करने में मदद करता है बिना खाए। ठीक है, तो हाइबरनेशन में के पीरियड में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है फैट, वो हेल्प करता है पोलर बियर्स को सरवाइव करने के लिए। ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे हैव यू एवर सीन द मशरूम, मशरूम आपने देखा है? तो जो मशरूम होता है ना, दे ग्रो मोस्टली इन द डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। एडिबल मशरूम जो होते हैं वो प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, ये जो मशरूम है ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। फिर दो केस स्टडीज है, जरा देखते हैं क्या है। इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वोएजेस, वोएजेस मतलब यात्रा, लंबी यात्राओं पे क्या करते थे, जो सेलर्स होते थे, समुद्री जो लोग यात्रा करते थे, ऑफन सफर्ड फ्रॉम द ब्लीडिंग एंड सोइल गम्स। तो उनके मसूड़ों में ना, है ना, दांत के आसपास जो मसूड़े होते हैं उनमें ब्लीडिंग होती थी और वो फूल जाते थे। तो ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 की बात है, एक स्कॉटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था जेम्स लिंड। ठीक है, तो जेम्स लिंड ने ऑब्जर्व किया दैट सेलर्स जो कि ये जाते हैं वो लेमन और ऑरेंजेस खाते हैं खूब ढेर सारा। ठीक है,
जब ये इनको ब्लीडिंग होती थी और जब ये मसूड़े इनको खून निकलते थे, तो ये क्या खाते थे? लेमन है ना, नींबू और संतरे। ठीक है, तो ये स्कॉटिश फिजिशियन है जिनका नाम था जेम्स लिंड। इन्होंने 1746 में ये ऑब्जर्व किया जाके उनके साथ कि ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो समुद्री यात्रा करने वाले लोग हैं, जब ये यात्रा करने जाते हैं तो अपने साथ बहुत ढेर सारा नींबू और ऑरेंज लेके जाते हैं। ठीक है, ताकि ये ब्लीडिंग और स्वॉलन गम्स ना हो। अब ब्लीडिंग और स्वॉलन गम्स एक बीमारी का सिग्नल होते हैं, एक बीमारी के सिम्टम होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी। ठीक है, और स्कर्वी होती है भैया विटामिन सी की कमी से। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। ठीक है, फिर आगे बताया अगर आपको तो 1960s में इंडियन साइंटिस्ट ने ये पाया कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है हिमालयन रीजन में और नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में, उनके पास स्वेलिंग होती है फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रिवेलेंट। मतलब ऐसा बताते हैं कि जो हिमालयन रीजन में रहने वाले लोग हैं या नदर्न प्लेन्स में जो उत्तर के मैदानों में जो रहने वाले लोग हैं, उनके गले फूल जाते हैं। ठीक है, तो गले फूलने की ये देख रहे हो। ठीक है, इसको हमारे गाँवों में घेंगा बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, विथ आयोडीन फॉर द प्रिपेयरिंग आयोडाइज सॉल्ट, कंजम्पशन ऑफ द आयोडाइज सॉल्ट विजिबली रिड्यूस दिस सिस्टम सिम्टम। अब देखो, अब जो इसको इस बीमारी को हम बोलते हैं गोइटर। ठीक है, क्या नाम देते हैं? इस बीमारी को हम बोलते हैं गोइटर। ठीक है, अब ये गोइटर किसकी कमी से होता है? तो गोइटर होता है भैया देखो आयोडीन की कमी से। किसी कमी से? तो आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। अब आयोडीन की कमी से आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी से दूर करने के लिए हमको बोला जाता है टाटा का नमक खाओ, आयोडाइज्ड सॉल्ट है। तो ये इन्होंने क्या किया कि आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाना शुरू किया जिसमें आयोडीन ऑलरेडी होता है। अब बात यह है कि इसको एक सही मात्रा में लेना होता है। ज़्यादा मात्रा या कम मात्रा दोनों से ये खतरा है। ठीक है, तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से ये हमको सिम्टम देखने को मिलता है। समझ आया? अब जो स्वेलिंग होती है इन फ्रंट ऑफ द नेक, ये सिम्टम होता है एक डिजीज का जिसका नाम होता है गोइटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। हिंदी में बोलते हैं इसको घेंगा रोग। तो आपने दो बीमारियों के नाम पढ़े, है ना? अब ये दो बीमारियां हो किसकी वजह से रही हैं? तो एक हो रहा है विटामिन सी की वजह से, और एक हो रहा है एक मिनरल है आयोडीन। तो हमको अब पढ़ना है विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, हमने फैट्स पढ़े, हमने प्रोटीन पढ़ा, अब हमको पढ़ना है विटामिन और मिनरल्स। ये टेबल स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने विटामिन लिख लिए हैं अलग अलग। ठीक, अलग अलग विटामिन आपके लिखे हुए हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, उसके बाद कैल्शियम, आयोडीन वगैरह ये सब मिनरल्स हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शन भी हैं, काम क्या करते हैं ये, सोर्सेज भी हैं। डिफिशियंसी की वजह से होता क्या, तो विटामिन ए की कमी से हमको होता है भैया जीरोथैल्मिया। अगर यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना तो इसका नाम एक और भी रखा है। तो जीरोथैल्मिया यानी कि लॉस ऑफ विजन होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इसको। विटामिन बी वन की वजह से होता है बेरी बेरी। ठीक है, अब विटामिन बी नहीं, विटामिन बी में कई सारे होते हैं, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप विटामिन बी के कई सारे पार्ट हैं। ठीक, तो उनके भी नाम यहाँ पे, केमिकल नेम भी सबके मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इस टेबल को पूरा पढ़ेंगे ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हो जाएंगी ढूंढने में। विटामिन सी की वजह से अभी हमने पढ़ा स्कर्वी होता है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए ज़्यादा होता है, तो दांतों में दिक्कत होती है और हड्डियों में दिक्कत होती है कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से हमको गोइटर होता है, और आयरन की कमी से हमको अनीमिया होता है। छोटे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। समझ आया? इसके अलावा विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल होता है, विटामिन के का नाम फिलक्विनॉन होता है। अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो मैंने ए डी ई के ऊपर लिखा है, बी को नीचे और सी को नीचे लिखा है। अगर मैं बात करूं तो विटामिन बी, विटामिन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं बच्चे। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी के जितने भी पार्ट हैं और विटामिन सी, ये दोनों आते हैं। और फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं, उनमें अगर बात करोगे तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन के होता है। समझ है? अब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के की वजह से इनके रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन। ऐसे विटामिन बी वन को अगर देखोगे तो थियामिन बोलते हैं। विटामिन बी टू को बोलोगे राइबोफ्लाविन, विटामिन बी थ्री को नियासिन बोलते हैं, विटामिन बी फाइव को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, विटामिन बी सिक्स को pyridoxine बोलते हैं,
विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन बोलते हैं, और विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। समझ आया? अगर इतना समझ में आया तो ये थे विटामिन। तो विटामिन दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। विटामिन बी की कम, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है वाटर सॉल्युबल, विटामिन A D E के होते हैं फैट सॉल्युबल। सबकी यहाँ पे केमिकल नेम लिखे हुए हैं, सबके सोर्सेज लिखे हुए हैं, सबके वजह से जो बीमारियां होती हैं वो होता है, वो सब लिखे हुए हैं, सिम्टम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा मिनरल्स, मिनरल्स भी दो तरीके के होते हैं, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स में एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं, तो आपको पढ़ना है क्या है, केवल ये और ये, ठीक है। ये दोनों अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इनसे आता है क्वेश्चन कि कौन सा इनमें से मेजर मिनरल्स हैं। ये एमसीक्यू करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, और आपसे भी पूछ सकते हैं भैया मेजर मिनरल्स कौन से हैं, एग्जाम्पल के सहित बताओ। तो आपको बताना है। मेजर मिनरल्स का मतलब जो ज़्यादा मात्रा में हमको चाहिए होते हैं उनको हम कहते हैं मेजर मिनरल्स, और जो कम मात्रा में जो जरूरी नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स या माइनर मिनरल्स। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा कि स्कर्वी होता है। स्कर्वी किससे सही होता है? तो लेमन हमने पढ़ा, ऑरेंजेस पढ़े, ये सब होते हैं स्कर्वी के इलाज। ठीक है। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C की कमी से होता है, मैंने पीछे ही बताया। तो विटामिन C साइट्रस फूड में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं, है ना, जो खट्टे फल होते हैं उनके यहाँ विटामिन C बहुत ज्यादा होता है। ठीक। इसके अलावा आप हम विटामिन A B1C D एंड मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा, आर टू ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द वेरियस डिजीजेस। बट बात यह है कि हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी डिजीज और डिसऑर्डर। तो ऐसे फूड कंपोनेंट जो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम डिजीज एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इन सब को, प्रोटीन्स को, विटामिन्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और मिनरल्स को, ठीक है, ऐसे फूड कंपोनेंट है ना जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे ग्रोथ के लिए, और रिपेयर रिपेयर में बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से, है ना, और हमारे सारे जो बॉडीली फंक्शन है, जो भी बॉडी में चलने वाले फंक्शन है उनको चलने में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं भैया न्यूट्रिएंट्स। और 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। तो 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट और फैट को आपने बोला था एनर्जी गिविंग फूड, याद है? ऐसे ही प्रोटीन को आपने बोला था बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ग्रोथ और रिपेयर में काम आ रहा था। तो विटामिन और मिनरल्स को क्या बोलोगे? अब विटामिन और मिनरल्स का काम है कि हमको बीमारियों से बचाएं, तो उनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इनको। समझ आया? डिवाइड हो गए सब। कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड, और विटामिन और मिनरल्स, क्योंकि 5 ही हमको, तो हमको इनको हम बोलते हैं विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं इनको, ठीक है, या प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इनको। अच्छा, अब हमको पढ़ना है डाइटरी फाइबर। व्हाट है डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द वेरी रिच इन डाइटरी फाइबर। ठीक है, तो ये हम इनसे हमको बहुत ढेर सारा डाइटरी फाइबर मिलता है। ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं बॉडी में, हाउएवर दे आर वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फूड, दे हेल्प आवर फूड टू गेट रीड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड खाना, जो पचा हुआ खाना नहीं होता है, उससे उसे बॉडी के बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, है ना। और स्मूथ पासेज प्रोवाइड करते हैं ऑफ द स्टूल्स। रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड बाय मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट। तो हरे जो पत्तियां होती हैं, हरी पत्ती वाली सब्जियां जो होती हैं, ताजे फल जो होते हैं, पूरे जितने भी ग्रेन, जितने भी अनाज होते हैं, दालें होती हैं, नट्स होते हैं, ये इनके अंदर रफेज पाया जाता है। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स के अलावा वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कौन करता है? वाटर हेल्प करता है। वेस्ट जो होता है बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने काम कौन करता है? तो वाटर करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकालता है जो हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक। तो हमको सफिशिएंट एक वाटर क्वांटिटी हमको हमेशा रेगुलरली
अपने अंदर बॉडी के चाहिए होता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ा फैट, हमने पढ़ा विटामिन, हमने पढ़ा प्रोटीन, हमने पढ़ा मिनरल्स, है ना, हमने पढ़ा रफेज, हमने पढ़ा वाटर। अभी इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई निमोनिक्स लग के याद कर लो, कोई चाहे जैसे याद कर लो। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम बोलते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे विटामिन और मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। एनर्जी गिविंग फूड या बॉडी बिल्डिंग फूड? बॉडी बिल्डिंग फूड। वेरी गुड। तो विटामिन्स को और मिनरल्स को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। और रफेज और वाटर, रफेज हमारे कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, पर क्या काम करता है? तो अनडाइजेस्टेड फूड को पचाने का काम करता है रफेज। और वाटर क्या काम करता है? तो जो भी न्यूट्रिएंट हमने लिए हैं ये पाँच के पाँच, इनको बॉडी में एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? तो एब्जॉर्ब करने का काम करता है वाटर। और इसके अलावा वेस्ट को बाहर निकालने का काम कौन करता है? वाटर करता है। एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कोलंथर गोपालन। ठीक, तो कोलंथर गोपालन को पढ़ लेना। ठीक है, न्यूट्रिशन रिसर्च ही करते थे इंडिया में। इन्होंने कम से कम 500 इंडियन फूड्स को न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए एनालाइज किया। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हैं। तो 2002 में एक मिड डे मील प्रोग्राम आया था। ठीक, और उन्होंने पाया कि प्रोटीन, एनर्जी और अदर कंपोनेंट्स में खाने जो हैं वो कमी है। 500 इंडियन फूड्स को उन्होंने एनालाइज किया और पाया कि इन सब चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स की इनके अंदर कमी है, जिसकी वजह से मिड डे मील की शुरुआत होती है 2002 में। अब पीएम पोषण इनिशिएटिव, है ना, ये भी शुरू हुआ है, जिसकी वजह से हम एक बैलेंस्ड फूड गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं उनमें हम देते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते रहें। समझ आया? मेल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो, कुपोषण के शिकार ना हो, इसके लिए हम देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्षेत्र में। पढ़ लेना। समझ आया? चलिए, अब कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है कि नहीं है भैया? सबसे पहले आते हैं स्टार्च का टेस्ट। स्टार्च मतलब एक तरीके से समझो तो स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट ही है। तो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको करना क्या है, मैं अब बता देता हूँ सिंपल में, इतना बड़ा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। कोई भी खाना लेना है, ठीक है, ऐसे जैसे इसने लिया है, इसमें आयोडीन का सोल्यूशन लेना है। एक डाइल्यूटेड आयोडीन का सोल्यूशन लेना है, उसमें 2-3 ड्रॉप इसके ऊपर गिरा देने हैं। अगर 2-3 ड्रॉप आपने गिराए और इसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर दिखने को मिला, तो ब्लू ब्लैक कलर जिस भी खाने के अंदर इसको आयोडीन सोल्यूशन को मिलाने में, यहाँ दिख रहा है आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन की 2-3 बूंदे यहाँ पे गिराइए इसके ऊपर। अगर आपको ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है तो समझ जाइएगा इसके अंदर स्टार्च है, यानी कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर है। अगर नहीं मिला तो नहीं है। समझ आया? ये हो गया स्टार्च का टेस्ट। ऐसे ही अपना फैट का टेस्ट करना है। तो फैट के टेस्ट में क्या करेंगे? तो फैट के टेस्ट में केवल कुछ नहीं करना है, उसको पकड़िए, ठीक है, और उसको एक पेपर के अराउंड अंदर बांध देना है। तो आपने कभी भी देखा है, आप क्या करते हैं कि जब ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पन्नी में रोटी वगैरह रख के इसको बांध देते हैं। तो जब आपको उस रोटी को खोलते हैं ना, पूड़ी वगैरह को, तो अगर आपने पूड़ी वगैरह लेके गए हैं कभी, तो पूड़ी अगर खोलेंगे तो कागज में चारों तरफ क्या है, तेल वेल लगा होता है। ठीक, तो जो वो तेल होता है, जो ऑयली पैच होता है, वो बताता है कि फूड के अंदर फैट है भैया। तो कभी भी आपको ये तेल वाला सामान कहीं भी दिख जाए तो समझ लेना फैट है। स्टार्च के लिए आयोडीन सोल्यूशन और इसके लिए ऑयली पैच दिखना चाहिए। प्रोटीन के लिए हम क्या करेंगे? तो प्रोटीन के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले हम क्या करेंगे, ऐसा ही खाना जैसे पहले लिया था वैसा ही खाना लेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे कि कॉपर सल्फेट की 2-3 बूंदें, ठीक, कॉपर सल्फेट की 2-3 बूंदें उसके अंदर डालेंगे। फिर 10 बूंदें, 8-10 बूंदें क्या करेंगे, हम एक कॉस्टिक सोडा की डालेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा दोनों का नाम याद रखना। प्रोटीन के टेस्ट के लिए कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा चाहिए होता है। कौन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है? तो कॉस्टिक सोडा 10 ड्रॉप चाहिए होता है हमको ज़्यादा अमाउंट में, और 2 ड्रॉप चाहिए होता है कॉपर सल्फेट का। अगर ऐसा करने पर, ठीक है, इसको अच्छे से मिलाएं, और अगर ऐसा करने पर आपको वॉयलेट कलर मिलता है, अगर आपको वॉयलेट कलर मिलता है तो समझ जाइएगा कि उसके अंदर प्रोटीन है। तो पढ़ लेते हैं एक बार और। स्टार्च अगर आपको टेस्ट करना है या कार्बोहाइड्रेट का अगर टेस्ट करना है, तो आपको क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन मिलाना है। अगर आयोडीन सोल्यूशन डालने पर ब्लू ब्लैक कलर आता है तो समझ लीजिएगा कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर खाने में आपको
ऑयली पैच दिखता है, ठीक है, ऑयल के निशान दिखते हैं, तेल के निशान बन जाते हैं, आपको उनको लपेटिए कागज में, तो समझ लीजिएगा फैट है। 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का अगर मिलाने पर आपको वॉयलेट कलर देता है अगर खाना, तो समझ लीजिएगा कि उसके अंदर प्रोटीन है। समझ आया? आपको ये इमेज में लिखा भी हुआ है, कॉपर सल्फेट कॉस्टिक सोडा। समझ आया? चलिए, टेस्टिंग हो गई। अब पढ़ते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है भैया। तो देखो यार, जो खाना खाते हैं ना, अगर उस खाने के अंदर कंप्लीट हमारे अंदर न ज़्यादा न कम, ठीक है, न ज़्यादा मात्रा में न कम मात्रा में हमारे पास अगर सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे हैं, ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर के साथ, अगर ये राइट अमाउंट में हमको मिल रहा है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो ऐसा खाना, ऐसे खाने की थाली, एक थाली ले लो जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाए, रफेज आ जाए और वाटर आ जाए। अगर ये तीनों एक अच्छी मात्रा में, एक अच्छे अमाउंट में हमको मिल रहे हैं, ठीक ठाक मात्रा में जिनकी हमको ज़रूरत है, तो उनको हम कहते हैं भैया बैलेंस डाइट है ये। ठीक है, तो बैलेंस डाइट समझ में आया क्या होता है? ठीक। कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई शुगर और फैट। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा, बहुत कम अमाउंट में फैट, शुगर तो होता है और फैट भी होता है उनके अंदर। ठीक है, एनर्जी तो खूब होती है, लेकिन बात है कि प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन और डाइटरी फाइबर्स की उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी होती है। इनको हम बोलते हैं जंक फूड, जो आप लोग आज खाने में बड़े ज़्यादा शौकीन हैं कुछ लोग। ठीक है, समझ आया? चलिए, तो जंक फूड ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। तो दिस फूड इंक्लूड द पोटैटो वेफर्स, है ना, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक आप लोग पीते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अब अगर इन इन खानों को आप ज़्यादातर खाते हैं, तो बहुत पूरा पूरा कर तरीके से तो बैलेंस डाइट तो है नहीं, ये बैलेंस डाइट का तो हिस्सा हुआ ही नहीं, क्योंकि सारे तो न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे हैं। समझ आया? केवल कुछ ही मिल रहे हैं इनको। तो ये भैया, एक किसी भी पर्सन को केवल फैट देखिए, ध्यान से अगर देखेंगे तो शुगर और फैट मिल रहा है, तो शुगर और फैट से हो गए क्या? मोटे हो गए, ओबेसिटी होगी और कुछ नहीं होगा। तो मोटे हो गए जंक फूड खा के, और कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, और ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग द जंक फूड, अगर आपको हेल्दी बनना है तो आपको एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी और ये जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर द लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। तो भैया, स्वास्थ्य ही, एक अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो जीवन बेकार हो जाएगा, है ना। हेल्दी माइंड डेवलप्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो अगर आपके पास स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, पढ़ा है ना। तो चलिए, एक चीज और पढ़ लीजिए। पैकेज्ड फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर, तो पीछे लिखा होता है ना। अब ये होता कैसे है? तो हमारी जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि फूड की क्वालिटी को इंडिया में मेंटेन करती है। अब इसने पहले ही रूल निकाल दिया है कि जब भी आप कोई भी ब्रांड का खाना बनाएंगे, तो पीछे आप एक चार्ट में लिखेंगे कि आपके इस खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और आपने खाने के, अगर आपने, आपको याद हो तो आपने कभी कभी ऐसा ऐसा एक निशान देखा होगा। ठीक है, ऐसा देखा है। अब कहीं कहीं ना ये निशान ऐसे ग्रीन कलर का होता है, ठीक, और कहीं कहीं ये निशान ऐसे रेड कलर का होता है। देखा है ऐसा? अगर ग्रीन कलर का निशान दिख रहा है ना, तो समझ लेना वेजिटेरियन है। और अगर रेड कलर का निशान दिख रहा है आपको, तो समझ लीजिएगा नॉन वेज है वो। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जो नॉन वेजिटेरियन है। तो जो लोग वेजिटेरियन है, अगर खाना कभी खाते हो तो पैकेट के ऊपर ये निशान देख लेना। और अगर रेड का निशान नॉन वेज हो तो ये निशान देख लेना, अगर आपको चाहिए तो। समझ आया? चलिए, अब जरा मिलेट्स के बारे में, क्योंकि ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था 2025 को, तो मिलेट्स का आना बहुत जरूरी है। अब मिलेट्स क्या है? तो जैसे आपने ज्वार के बारे में सुना होगा, बाजरा, रागी, सानवा, ये सब चीजें जो है ना, ये देखो सानवा है। ठीक है, तो ये हमारे नेटिव क्रॉप्स है इंडिया के, और ज़्यादातर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत आसानी से उगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इनको उगाने में। और इनको हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, है ना, ग्रेन्स के अंदर आते हैं ये, तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और इनको हम बोलते हैं मिलेट्स। तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जितने मोटे अनाज होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं मोटे अनाज। इनको, एक इनका नाम होता है मोटे अनाज। अब देखो, इंसान को कह दोगे ना तो बुरा बन जाएगा,
इसको कह रहे हो नहीं बुरा मानेगा, मोटे अनाज। इसको कह रहे हो तो ये अच्छा मानेगा, अरे भाई मजबूत है हम तो। मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन्स एंड हैव बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। खाते हैं लोग, ठीक है, नॉर्मल लोग खाते ही हैं, हमारे यहाँ तो खूब होता है। दे हैव रिगेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू द न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन इनमें मिलता है, कैल्शियम इनमें मिलता है, डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स, इनका नाम भी है, ठीक है। तो मिलेट्स को हम न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं। मिलेट्स को हम न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं। तो न्यूट्री से दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू बैलेंस डाइट रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो ज्वार हो गया, बाजरा, बाजरे की रोटी आपने खाई है, बड़ी मजेदार आती है, और ठंडी का सीजन चल रहा है तो बढ़िया और आता है, ठीक है। तो ठंडी के सीजन में बाजरे की रोटी के साथ, ठीक है, आलू पालक की सब्जी या किसी भी चीज की सब्जी, सरसों का साग, है ना, ये सारी चीजें अगर आप खाते हैं तो बाजरा जो है एक तरीके से मिलेट्स के अंदर आता है। हमारे यहाँ के तो बाजरा होता है, ज्वार भी होता है। तो ज्वार और बाजरा तो हमने सुन रखा है, रागी वगैरह होता है, पर मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं, तो मैंने तो अभी तक बहुत ज्यादा नहीं खाया। पर बाजरा और ज्वार तो हमारे यहाँ होता है, ठीक। चलिए, अब आते हैं फूड माइल्स। तो फूड माइल्स है क्या, ठीक है। तो द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड, ठीक है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, उसको हम बोलते हैं फूड माइल्स। तो जो खाना बनता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इमेज में देखो तो फार्मर ने ये गेहूं उगाया। अब ये गेहूं यहाँ से चल 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 और ये लास्ट में हमारी प्लेट में है। तो ये जितनी दूरी इसने तय की है ना, इसी को हम बोलते हैं फूड माइल्स, ठीक है। अनाज उगाया गया, फिर उसको थ्रेसिंग करके उसको निकाला गया, निकाल के स्टोर किया गया, स्टोर करके बाजार में पैक किया गया, बेचा गया, ठीक है, बेच के आ गया इधर मार्केट में, है ना, अनाज वनाज जो आटा वाटा बन के, फिर आटा बन के हमारे घर में, घर में से आ गया रोटी में, ठीक है। और रोटी आ गई थाली में, थाली चला गया, मतलब थाली नहीं, खाना चला गया भैया, थाली नहीं खाना है। तो खाना चला गया। तो अगर जितना ही खाना ट्रेवल किया है ये गेहूं ने, यहाँ से यहाँ तक का जो सफर तय किया है, इसकी इस पूरे डिस्टेंस को हम बोलते नाम देते हैं फूड माइल्स। अब हमको क्या करना है कि इस फूड माइल्स को कम करना है ना। इतना लंबा सफर तय करता है ये। तो रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ हर चीज को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लेके जाओगे, तो यहाँ से यहाँ लेके जाओ, यहाँ से यहाँ लेके जाओ, यहाँ से यहाँ लेके जाओ। अब इसमें पॉल्यूशन भी होगा, होगा कि नहीं, और पैसे भी खर्च होते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि हर स्टेप में जाने में किसी न किसी को पैसे चाहिए। और पॉल्यूशन भी, क्योंकि ऐसे क्या सर पे उठा के इतनी सारी बोरियां ले जाओगे क्या, नहीं ना, तो गाड़ियों पे ही लेके जाओगे ना। ईवी पे शिफ्ट कर रहे हो, पर इतनी ज्यादा तो नहीं शिफ्ट कर रहे हो, अभी अभी भी हम पेट्रोल वाली गाड़ियों, डीजल वाली गाड़ियों का यूज करते हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। इट हेल्प्स, अगर आप काम करते हैं इनको, तो इट हेल्प्स द लोकल फार्मर्स एंड इट ऑल्सो हेल्प कीप्स आवर फूड फ्रेश एंड हेल्थी। अब देखो इतना सफ़र तय करने में ना, खराब तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, एकदम एकदम जैसा वहां से ताज़ा ताज़ा निकला है वैसा तो रहेगा नहीं। अगर सोचो कि यहीं से कुछ ऐसा हो कि आसपास ये फूड माइल इतना हो, ठीक है, जो यहाँ से घूम के गया है, पॉल्यूशन और कॉस्ट भी लगा है इतना सारा घूम के, तो अगर ये यहीं पे मिल जाए, है ना, नज़दीक ही हमारे, उसी गांव में स्टोरेज हो, है ना, वहीं कुछ एक आसपास कंपनी हो और वहीं से हमारा बिक जाए, तो अगर ये हर जगह ऐसा हो ना, तो हमारा फूड माइल को कम होगा ही, ये हमारे लोकल फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, उनका खर्चा बढ़ेगा नहीं ज़्यादा, ठीक है। और हम हमारे लिए भी जो खाना, जो हमारा जो ये अनाज है, ये हेल्दी भी रहेगा और बचा भी रहेगा, ठीक है, फ्रेश भी रहेगा। मेनी पीपल वेस्ट फूड, खाना बर्बाद होता है, ठीक है। अभी अब शादियों का सीजन चल रहा है, जाते हैं खाना खाते हैं आधा फेंकते हैं बच्चे, बच्चे हों बड़े हों सबकी बात कर रहा हूँ मैं, केवल बच्चे नहीं। तो जो खाना फेंकते हैं ना, तो हम अनकंज्यूम्ड जो छोड़ते हैं अपनी प्लेटों में, वो अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ खाने को भगवान माना जाता है। लोग हमारे यहाँ, हमारे दादा हम लोग को याद है, हम लोग के अंदर उतनी बुद्धि है नहीं, ठीक है। बुद्धि तो है पर क्या करें, थोड़ी बहुत जो है, उनसे तो कहीं ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग तो सोचते हैं कि पढ़ लिया तो ज्ञानी बन गए, पर यार देखो, ज्ञान होना अलग चीज़ है, ज्ञान का यूज़ होना अलग चीज़ है। हम लोग खाना जानते हैं, हम लोग हमेशा करते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं अनकंज्यूम्ड खाने की, वेस्ट फूड नहीं करना है,
पर बात यह है कि असली अगर ग्राउंड रियलिटी पूछो तो लोग बर्बाद करते हैं खाना, ठीक है, और बहुत बर्बाद करते हैं। तो जो हमारे, है ना, वर्थ मस्ट रिमेंबर एट द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय द फार्मर्स, ये याद रखो कम से कम, कि जो किसान इसके ऊपर इस एक अनाज को उगाने में जितनी मेहनत करता है वो, ठीक है, एंड अदर कम्युनिटी मेंबर जो कि ये खाना तुम्हारे पास पहुंचाने में, है ना, प्लेट तक पहुंचाने में इतनी जो मेहनत उनकी लगी है, ठीक है, उसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं और उनको कैसे बचाने से, है ना, उनको कैसे वेस्ट होने से रोक सकते हैं। समझ आया? तो हमारे यहाँ ना खाने की पूजा करते थे लोग, प्लेट के चारों तरफ ऐसे पानी डाल के एक मंत्र पढ़ के भगवान को थैंक्स बोल के कि भैया 2 वक्त की रोटी आपकी कृपा से मिल रही है, ठीक, तो वो मिलती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप लोग को अब ढेर सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा मटेरियल मैं आपके लिए बनाने को तैयार हूँ, ठीक है, बस आपको एक काम करना है, आप मन लगा के पढ़िए, ठीक। और पीडीएफ, अगर मैं बात करूँ तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पे, टेलीग्राम पे जाइएगा, इसी बीन फनाइट सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे एक चैनल मिलेगा और वहाँ पे पीडीएफ ये सारी मैं अपलोड कर दूंगा, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। फूड के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, आगे एक नया चैप्टर के साथ फिर मैं आपको मिल जाऊंगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आता है बच्चों तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। और चाहिए ही क्या, ठीक है, अगर आसानी से सारी चीज़ें मिल जाए हमको तो वही तो अच्छा है, तो तैयारी में ज़्यादा पैसा ना लगे, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपको केवल एक चीज़ करना है, सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है, फालतू का कोई भीड़ मत बढ़ाएं, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है, आपको पढ़ना है, इंटरेस्ट है, बिल्कुल आप मन लगा के पढ़िए, मटेरियल में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा, 100% मैं अपना देने की कोशिश करूंगा, आपका काम केवल पढ़ना है भैया। तो आप आके पढ़िए, पॉलिटिक्स से मुझको एकदम दूर रहना है, मैं कोई पॉलिटिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा में इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ, तो एकदम मेरा फालतू का लेना देना है नहीं कि किसी चीज़ से। अपन का काम है सीधा आओ, पढ़ो, और चुपचाप शांत दिमाग नीचे और आंख नीचे करके पढ़ते चलो। समझ आए? थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी इन्फोनाइट पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।